डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली दंगे मामले में हुई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। शर्जील उमर खालिद इमाम की जमानत याचिका पर कोर्ट से खारिजनामा। हैदर, फातिमा, शादाब सहित बाकी सभी आरोपियों को मिली जमानत। मुख्यमंत्री योगी ने लिखी प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी। डिजिटल खतरे से किया सावधान। डिजिटल अरेस्ट जैसे झूठे और भ्रामक शब्दों का इस्तेमाल करने वालों को दी चेतावनी। अंकिता भंडारी हत्याकांड, उत्तराखंड में भारी बवाल। जगह जगह जन आक्रोश। आंदोलनकारियों का सीएम आवास कूच। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में ठंड का कहर। कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। अलाव जलाकर ठंड से बचने को हो रहा उपाय। और रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने दी भारत को नई धमकी। रूस से तेल खरीदना करो बंद, नहीं तो भारत पर लगाएंगे और टैरिफ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। टॉप अपडेट से पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली दंगे मामले में हुई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। उमर खालिद शर्जील की जमानत याचिका खारिज। उमर खालिद शर्जील की जमानत याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट से खालिद शर्जील की जमानत याचिका खारिज। मीरान, हैदर, फातिमा, शादाब सहित बाकी सभी आरोपियों को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करना ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मामले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच द्वारा सुनाया गया। बचाव पक्ष ने मामले में ट्रायल शुरू होने से पहले ही आरोपियों के 5 साल से अधिक समय तक जेल में रहने को जमानत का आधार बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना और उनकी जमानत मंजूर कर ली। कहना है जो जजमेंट आ गया वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने की जरूरत नहीं। कहना है जो जजमेंट आ गया वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने की जरूरत नहीं। कहना है जो जजमेंट आ गया वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने की जरूरत नहीं। कहना है जो जजमेंट आ गया वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने की जरूरत नहीं। कहना है जो जजमेंट आ गया वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने की जरूरत नहीं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा है। हालांकि बाकी आरोपियों को एससी ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा खालिद और शर्जील के मामले में, बताएं। बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई जब की, सुनवाई करने के बाद जो जांच एजेंसी है और जो आरोपी हैं उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई थी, उन दलीलों को कंपाइल करते हुए एक ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा। ऑपरेटिव पार्ट पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया कि क्योंकि जो इसमें 7 आरोपी हैं, इस मामले में और भी आरोपी थे जिनको जमानत मिल गई थी, लेकिन ये 7 आरोपी थे जिनको जमानत नहीं मिली थी और अलग अलग समय पर ये मामले हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट में सुनवाई होने के बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बहुत स्पष्ट कहा कि जो जितने भी आरोपी हैं, इन आरोपियों में खास तौर से जब भी ऐसे कुछ मामले आते हैं तो उनमें दिल्ली दंगे मामले में हुई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करना ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मामले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच द्वारा सुनाया गया। बचाव पक्ष ने मामले में ट्रायल शुरू होने से पहले ही आरोपियों के 5 साल से अधिक समय तक जेल में रहने को जमानत का आधार बनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों विवेक सिंह चंदेल हमारे संवाददाता के पास हम दोबारा चलेंगे। विवेक, बताइए क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट जब आपरेटिव पार्ट के पढ़ कर रहे थे, पढ़कर सुनाने के बाद उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि जो ये आरोपी हैं, इन आरोपियों में अलग अलग स्तर पे बात करनी चाहिए थी, जबकि इन सबों को एक साथ सुना गया। हालांकि जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले में कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो अभियोजन पक्ष है उसके पास जो रिकॉर्ड से सामग्री मौजूद है, वो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो उनके खिलाफ जो मामले लगाए गए हैं वो सही है, क्योंकि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मोबिलाइजेशन किया, रणनीतिक दिशा निर्देश दिए और ये सब चीजें करने के बाद एक सोची समझी रणनीति करते हुए ये चीजों को किया था। ऐसे में उनको इस मामले में अगर राहत दी जाती तो उचित नहीं होगा। और कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कहा कि जो उनके द्वारा यूपीए की धारा 15 के तहत सिर्फ प्रत्यक्ष हिंसा तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं, क्योंकि जो यूपीए की धारा 15 है वो स्पष्ट कहती है कि प्रत्यक्ष हिंसा के अलावा जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको भी ध्यान देनी चाहिए। ऐसे में जो उनके ऊपर आरोप अभियोजन पक्ष की तरफ से लगाए हैं उनको सीरियस मानते हुए कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि उनको जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि जिन 5 लोगों को जमानत दी, उनके किस आधार पर कोर्ट ने उनको जमानत दी है जब जजमेंट आएगा तब क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो उमर खालिद और शर्जील इमाम है, उनके जो कृत्य हैं उनको प्रिमा फेसाई कोर्ट ने भी माना, हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना था, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में बहुत स्पष्ट कहा कि जो अभियोजन पक्ष ने सामग्री रखी है उसके आधार पर लगता है कि प्रथम दृष्टया उनका इस मामले में इन्वॉल्वमेंट था। हालांकि कोर्ट ने एक चीज ये भी स्पष्ट कर दी कि 1 साल का समय दिया जाता है कि आप गवाहों के बयान पूरे करें और ट्रायल शुरू करें। हालांकि अगर उस दौरान भी नहीं हो पाता है, 1 साल पूरा हो जाता है, तो ये आरोपी फिर निचली अदालत जा सकते हैं और अपनी जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं, फिर उनको जमानत के ऊपर विचार किया जा सकता है। लेकिन प्रिमा फेसाई ये देखा जाए तो कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो आरोपी हैं उन आरोपियों को अलग अलग ढंग से देखना चाहिए था, क्योंकि जो शर्जील इमाम और उमर खालिद हैं उनकी जो नोटिंग है, इनके आरोप हैं और जो अन्य हैं उनके आरोप बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसे में इन दोनों को इनसे अलग करके जमानत नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह जी आपका इस जानकारी के लिए। टॉप अपडेट की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करना ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मामले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच द्वारा सुनाया गया। बचाव पक्ष ने मामले में ट्रायल शुरू होने से पहले ही आरोपियों के 5 साल से अधिक समय तक जेल में रहने को जमानत का आधार बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों जैसे गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना और उनकी जमानत मंजूर कर ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ लिए गए एक्शन के बाद चर्चा में है। उन्होंने इस बीच भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि टैरिफ और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस का भी जिक्र किया। ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगा दिया था। अहम बात यह भी है कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का जिक्र करते हुए कहा, इस मुद्दे पर वे असल में मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं। उन्हें पता था कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से मैं खुश नहीं था। मुझे खुश करना जरूरी था। अगर वह रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं तो हम उन पर बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को वैश्विक मंच पर नई मजबूती मिली है। कैनेडियन हिंदू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 24 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर MSME, धार्मिक, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधि मंडल को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और प्रदेश को सुरक्षा, सुव्यवस्था व निवेश के लिए अनुकूल प्रदेश बताया है। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रतिनिधि मंडल का योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अयोध्या, काशी और प्रयागराज के प्रमुख धार्मिक स्थलों के भ्रमण का आमंत्रण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के क्षेत्र में नए प्रयासों पर जोर दिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लोगों को साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट को सतर्क किया है। सीएम योगी ने अपने इस लेटर में प्रदेशवासियों से जागरूक रहने और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक सुरक्षित और साइबर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण करें। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता के नाम एक विशेष पत्र योगी की पाती साझा किया। इसमें उन्होंने लिखा कि मोबाइल और कंप्यूटर ने हमारे जीवन को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाया है, परंतु इसके साथ ही साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। सीएम योगी ने बताया कि किस तरह से सरकार साइबर क्राइम रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जन आक्रोश अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रविवार को राजधानी की सड़कों पर सर्वदलीय मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। इस दौरान आक्रोशित लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल के द्वारा उनको अगली बैरिकेडिंग से पहले ही रोक दिया गया। इस दौरान केवल एक ही बात सुनने को मिली कि अंकिता भंडारी को न्याय दो और वीआईपी के नाम का खुलासा करो। लोगों ने इस दौरान अलग अलग तरीकों से विरोध प्रकट किया और आक्रोश जताया है कि यदि अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच नहीं की जाती तो यह आक्रोश और ज्यादा उग्र होगा। बलरामपुर की राजनीति में लंबे समय तक प्रभाव रखने वाले पूर्व सांसद और सपा नेता रिजवान जाहिर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। फर्जी जमानतदार प्रकरण में अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली, जिससे करीब 4 वर्षों बाद उनकी जेल से रिहाई संभव हो सकी है। उल्लेखनीय है कि 4 जनवरी 2022 को तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू हत्याकांड में साजिश के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालिया मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक केस में कथित फर्जी जमानतदार पेश करने से संबंधित था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस की दलीलों पर सवाल उठाते हुए ठोस आपराधिक इतिहास और जेल से संपर्क के प्रमाण न होने की बात कही। न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने सभी तथ्यों के आधार पर जमानत मंजूर की। महाराष्ट्र के अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के माहौल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शहर पहुंचते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई। पंचवटी चौक से साईनगर तक मुख्यमंत्री का भव्य रोड शो निकाला गया, जहां बीजेपी ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के दौरान पंचवटी चौक, शेगांव नाका, राजकमल चौक, गांधी चौक और साईनगर समेत कई इलाकों में कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने फूलों, ढोल और नारों के साथ स्वागत किया। साईनगर में संवाद के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने अमरावती के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत शहर को 958 करोड़ रुपए का फंड मिला है। साथ ही अमरावती एयरपोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग सेंटर और 256 करोड़ की अंडरग्राउंड सीवरेज योजना की घोषणा की गई। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता को मजबूत करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत रविवार को जिले के बलरामपुर शहर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने स्वयं सहभागिता कर उदाहरण प्रस्तुत किया। डीएम व एसपी ने थाना कोतवाली नगर एवं कोतवाली देहात क्षेत्र के कचहरी, आवासीय परिसर तथा भगवतीगंज चौराहे पर साफ सफाई कर आमजन को स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त समाज का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा थाना परिसर, आवासीय क्षेत्रों एवं आसपास के सार्वजनिक स्थलों की गहन सफाई की गई। अधिकारियों ने नागरिकों से एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने, कपड़े व जूट के थैलों का उपयोग करने तथा प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण की अपील की। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान वीरू शुक्ला के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार सुबह घर से खाने को निकले मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद वीरू ये कहकर घर से निकला कि ये वह ट्रक पर हेल्परी करने जा रहा है। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे उसका शव बिलहरी गांव के शमशान घाट के पास एक पेड़ से लटकता मिला। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पूरनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत श्रावस्ती पुलिस द्वारा बहु बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हुआ। कुल 9 स्थानों पर हुए सम्मेलनों में करीब 1200 महिलाओं और बालिकाओं ने सहभागिता की। इस दौरान महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, साइबर सुरक्षा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं को 1090 112 181 जैसे हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में भी जागरूक किया गया।
बदायूं के थाना उजानी क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी ने कथित छेड़छाड़ के बाद लज्जा और भय के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। परिजन जब घर पहुंचे तो किशोरी को पंखे से लटकता देख आनंद फानन में उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता के अनुसार एक दिन पहले किशोरी खेत में भूसा लेने गई थी, जहां गाँव के 2 लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। ग्रामीणों ने उस समय समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया था, लेकिन मानसिक आघात से उबर न पाने के कारण किशोरी ने ये कदम उठा लिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समावेशी शिक्षा और दिव्यांग सशक्तिकरण की नीति को धरातल पर उतारते हुए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में प्रदेश के पहले राज्य विश्वविद्यालय स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय अनुभाग का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति आचार्य संजय सिंह ने स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल पर स्थापित इस अत्याधुनिक ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इससे पूर्व कुलपति ने विश्वविद्यालय के ब्रेल प्रेस परिसर में ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके पश्चात फीता काटकर ब्रेल पुस्तकालय अनुभाग का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति द्वारा दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों का हाथ पकड़कर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन। इस अवसर पर उन्होंने दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया और विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए कि उन्हें आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा का सशक्त माध्यम है, जो उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है। लखनऊ में शहरी पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस के सफल मॉक ड्रिल पूरे कर लिए हैं। 3 और 4 जनवरी को सुबह व शाम आयोजित मॉक ड्रिल में अधिकारियों, छात्रों, परिवारों और आमजन की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। ये इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस यात्रियों को शहर की ऐतिहासिक विरासत और जीवन संस्कृति का एलिवेटेड और गाइडेड अनुभव कराएगी। मॉक ड्रिल के दौरान बस राजभवन, जीपीओ और विधानसभा भवन जैसे प्रमुख स्थलों से होकर गुजरी, जिसे यात्रियों ने खूब सराहा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ये पहल लखनऊ को एक सुव्यवस्थित, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन शहर के रूप में स्थापित करेगी। 7 जनवरी से नियमित सिटी टूर शुरू होगा, जिसमें यात्रियों को जलपान की सुविधा और 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10% छूट भी दी जाएगी। ये सेवा लखनऊ घूमने वालों के लिए एक नया और यादगार अनुभव बनने की उम्मीद है। शहर कोतवाली क्षेत्र के नवादा के पास देर रात एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम की लूट के फरार आरोपी से मुठभेड़ हो गई। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए आरोपी के पैर में गोली मारी। घायल बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पकड़े गए आरोपी पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 1 जनवरी को दंपत्ति से हुई लूट के मामले में 2 बदमाश शामिल थे, जिनमें से एक को पहले ही 12 घंटे के भीतर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र में पौटा कला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार वह अपनी बहन की शादी का सामान खरीदने पौटा कला गया था, तभी दबंगों ने उसे अकेला पाकर हमला कर दिया। आरोप है कि मारपीट के दौरान उसे गंभीर रूप से पीटा गया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पीड़ित ने यह भी दावा किया है कि आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया। मामले की शिकायत पीड़ित ने थाना बरखेड़ा में प्रार्थना पत्र देकर की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस ने कदम नहीं उठाए तो आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। फिलहाल पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। तराई के जनपद पीलीभीत में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज हवाओं के साथ पारा भी लगातार लुढ़कता जा रहा है। सोमवार को यह तापमान न्यूनतम 5 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ और दिन तराई के लोगों को शीतलहर के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। तेज हवा के साथ घने कोहरे से घिरे पीलीभीत में सड़कें सुनसान पड़ी हैं और लोग अत्यधिक ठंड के चलते घरों में दुबके हुए हैं।
जिला प्रशासन ने शीतलहर के चलते स्कूलों का अवकाश किया हुआ है। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में स्थित खुशी ज्वेलर्स से टप्पेबाज सोने की 21 अंगूठियां लेकर फरार हो गया। करीब 10 लाख रुपए की कीमत अंगूठियों के 2 बॉक्स लेकर आरोपी सुबह लगभग 10:20 पर दुकान से चंपत हो गया। आरोपी ने खुद को ग्राहक बताते हुए ज्वेलरी शॉप मालिक पुरुषोत्तम दास वर्मा से अंगूठियां दिखाने को कहा। अंगूठियों के 2 डिब्बे काउंटर पर रखे गए, जिसके बाद आरोपी ने और डिजाइन दिखाने की मांग की। इसी दौरान दुकानदार अंदर से नया कलेक्शन लेने चले गए और मौका पाकर टप्पेबाज दोनों बॉक्स उठाकर फरार हो गया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मैनपुरी जनपद के भोगांव थाना क्षेत्र में शराब के ठेके को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम शिवपुरा के बाद अब रजवाना रोड पर प्रस्तावित ठेके के विरोध में दुर्गापुर गांव की महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। महिलाओं ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और ठेका न खोले जाने की मांग उठाई। आरोप है कि पहले ठेका शिवपुरा में खोला गया और विरोध के बाद दुर्गापुर के पास अवैध रूप से शराब बिक्री शुरू कर दी गई। विरोध करने पहुंची महिलाओं के साथ ठेका संचालकों ने अभद्रता और मारपीट की, जिसमें अनारकली और रामनंदिनी घायल हो गईं। उन महिलाओं का कहना है कि ठेके से गांव का माहौल बिगड़ेगा और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को खतरा होगा। सूचना पर पहुंचे विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने महिलाओं से मुलाकात कर डीएम से बात की और जनभावनाओं के खिलाफ कोई निर्णय न होने का आश्वासन दिया। पहाड़ों से मैदान तक ठंड का कहर जारी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अब गलन वाली ठंड कश्मीर समेत पड़नी शुरू हो गई है। हिमालयी क्षेत्र की चोटियों पश्चिमी हिमालय पर बर्फ पड़ रही है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने मैदानी राज्यों में पांच अगले 4 मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।